प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 यानी मॉड्यूल 5, जो कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग चैप्टर्स है हमारा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट में जो आज का चैप्टर्स है मॉड्यूल नंबर 5 में, वो पढ़ना है हमें एस्टिमेशंस, यानी किसी भी चीज़ का लगभग अनुमान हमको लगाना है कि क्या हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे जो एस्टिमेट किया जाता है किसी भी टास्क का कॉस्ट को, जो लगभग पैसा निकाला जाता है कि लगभग भाई कितना पैसा होगा, तो वो हमारा कहलाता है एस्टिमेट। एस्टिमेट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्वांटिटी और किसी भी वर्ग का वेरियस आइटम्स का क्या कॉस्ट लगेगा, वो कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको एस्टिमेट कहा जाता है। एस्टिमेटिंग जो होता है एक तरीके का टेक्निक होता है ऑफ कैलकुलेटिंग और कंप्यूटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, मतलब कितना मतलब हमारा वेरियस क्वांटिटीज आएंगे और उस पर हम कितना खर्च कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्क और प्रोजेक्ट के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम। In case of funds available are less than estimated cost, work is done in part or by reducing it or altering specifications. Following requirements are necessary for preparing an estimate. देखो, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं या एस्टिमेट निकाल रहे होते हैं, तो हमें पहले ही बता दिया जाता है कि भाई हमारे पास 2 लाख रुपया है। अब इस 2 लाख रुपया में ही इस काम को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो उसमें कई बार क्या करते हैं, या तो हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट हटा देते हैं या कुछ स्पेसिफिकेशन हटा देते हैं या उसकी जो क्वालिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कमी उसमें आ ही जाती है। तो अगर फंड्स हमारा कम अवेलेबल है जितना हमने एस्टिमेट किया है उसके कंपैरिजन में, तब तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ड्राइंग होना चाहिए जिसमें प्लान, एलिवेशन और सेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए। दूसरा, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन होना चाहिए अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तीसरा, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ करेंट ईयर, मतलब जिस ईयर में आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हो या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसका आपका करेंट ईयर का स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है कैलकुलेट कर पाओगे। नीड फॉर एस्टिमेशन, भाई ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें एस्टिमेशन करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ वर्क का कितना हमारा होने वाला है उसको पता करने के लिए, एक लगभग आइडिया बनाने के लिए कि भाई ये अगर काम हम करते हैं तो हमारा लगभग इतना पैसा लगेगा। ठीक है। इट्स feasibility कैन बी डिटरमाइंड, that is whether the project could be taken up within the funds available or not, मतलब जो फंड हमारा अवेलेबल है उस फंड के अंदर हम लोग जो है काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को पता करने के लिए। दूसरा, कि एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो भी काम हम लेने वाले हैं वो काम हमारा टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तीसरा, एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड टू इनवाइट टेंडर्स एंड क्विटेशंस एंड अरेंज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज करने में भी जो हमें मदद करती है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी जो है पैसा बता देते हैं कि भाई पर क्यूबिक मीटर का इतना पैसा मिलेगा, एक्सकेवेशन का इतना पैसा मिलेगा, इतना क्यूबिक का अगर आप एक्सकेवेशन करते हो तो तो उसके हिसाब से टेंडर और कोटेशन जो है आपका आराम से हो जाता है।
इसके अलावा चौथा पॉइंट है एस्टिमेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। वर्क का जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसमें कितना एक्सपेंडिचर मतलब कितना एक्सपेंड करना चाहिए हमें पैसा, उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए जो है एस्टिमेट हमें मदद करता है। एस्टिमेट डिसाइड्स वेदर द प्रपोजल या proposed प्लान मैचेज, है ना। एस्टिमेट जो होता है ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे प्रपोज्ड प्लान जो है मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू फंड्स जो हमें अवेलेबल हैं या फिर फंड्स जो अवेलेबल नहीं है उसके बिहाफ में। ठीक है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, कितने तरीके के एस्टिमेट्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप्स आपके होते हैं जिसमें सबसे पहला टाइप्स है प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ये एस्टिमेट जो होता है ये प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को डिसाइड करने के लिए, पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए, और जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट ऑफ प्रपोजल को डिसाइड करने के लिए, मतलब एक आइडिया प्राप्त करने के लिए जो है प्रिलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है टू कम्पिटेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी, है ना। Calculations for approximate estimate can be done with data obtained from construction already completed recent construction in the area। मतलब जिस एरिया में मान लो कि हमें एस्टिमेट कैलकुलेट करना है अप्रॉक्सीमेटली, तो हम लोग ये मतलब देखते हैं कि उसके आसपास में और कोई प्रोजेक्ट उस तरीके का कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर उसके आसपास में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है तो उसको कंप्लीट होने में कितना चार्जेस लगा है, कितना पैसा लगा है, इस चीज़ को जो है हम लोग वहाँ पे पता करते हैं। Preliminary or approximate estimate requires for required for studies of various aspects of work of project and and for its administrative approval, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भी जो है हमें एस्टिमेट जो होते हैं अप्रॉक्स एस्टिमेट ही करने पड़ते हैं, क्योंकि उससे एक ओवरऑल हमें आइडिया मिल पाता है कि हम जो काम लेने वाले हैं उसमें लगभग कितना खर्च हमारा आएगा। Estimate is accompanied by a report duly explaining necessity and utility of a project with site और layout plan। ऑब्वियसली जो एस्टिमेट्स होते हैं उससे हमें साइट का लेआउट और प्लान भी जो है हमें पता चलता है, और जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या होगी और क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें जो है एक रिपोर्ट बनानी होती हैं, ताकि एक इसी रिपोर्ट के बेसिस पे हमारा ये जो है एस्टिमेट होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कंप्लीट करते हैं। कई सारे मेथड्स होती हैं आपके अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को करने के लिए। पहला आपका मेथड है प्लिंथ एरिया मेथड। क्या है? प्लिंथ एरिया मेथड। दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। तीसरा है यूनिट बेस मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लिंथ एरिया मेथड के बारे में। तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो डिटरमाइन किया जाता है प्लिंथ एरिया को मल्टीप्लाई करके विद प्लिंथ एरिया रेट के साथ, तो हमारा उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल कर आता है। एज पर आई एस, है ना, आई एस कोड के हिसाब से 3861 1966 के हिसाब से जो एरिया यूज किए जाते हैं वो आपके कौन कौन से एरिया ले सकते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल, internal shaft of sanitary installations are not exceeded 2 meter, 2 lift, air conditioning, ducts, etc. ये सब एरिया हम लोग ले सकते हैं। एरिया ऑफ बारासती अल्टरेन अटेरेंस लेवल, बरसाती मीन्स होता है आपका एनी कवर्ड स्पेस
open in या on वन साइड कंस्ट्रक्टेड ऑन टेरेस्ड, तो ये आपका आता है। इसके अलावा आपका रूफ के विच इज़ यूज्ड एज शेल्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, मतलब जो बरसाती अल्टरेंस जो लेवल होता है उसका एरिया भी जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा पोर्चेज ऑफ नन कैंटिलीवर टाइप, जो नन कैंटिलीवर टाइप का होता है पोर्चेज, उसका भी एरिया जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फ्लोइंग एरिया आर नॉट इंक्लूडेड, जो प्लिंथ एरिया मेथड होता है उसमें कौन सा एरिया नहीं हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो एरिया ऑफ लॉफ्ट, अनइनक्लोज्ड balconies, architectural bands, cornices, domes, towers projected above terrace level, box lowers and vertical sun breakers। तो ये जो एरिया है इसको हम लोग जो है प्लिंथ एरिया मेथड का जब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें इन एरिया को कैलकुलेट नहीं करते हैं। बाकी कौन सा इंक्लूड करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और कौन सा इंक्लूड नहीं करते हैं वो भी मैंने बता दिया। क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट्स मेथड, तो इस मेथड में हम लोग जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के एस्टिमेटेड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज़ मोर एक्यूरेट दैन टू अदर मेथड, जो दो और मेथड्स हैं जो कि प्लिंथ एरिया मेथड और यूनिट बेस मेथड, इन दोनों से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करता है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। बात किया जाए यूनिट बेस मेथड की, तो ये कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं उसके साथ, और हर एक आइटम का मतलब ईच आइटम का यूनिट रेट क्या होगा उससे, और कितना नंबर हमारा यूनिट है वो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो वहाँ से हमें मतलब एक पर यूनिट वाइज कॉस्ट निकल जाता है। पर यूनिट वाइज जो कॉस्ट निकलता है उसके बाद टोटल कॉस्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो वो जो कॉस्ट निकलता है तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर का कॉस्ट। तो वो हमारा कौन सा मेथड से ये निकल गया, तो ये निकल गया यूनिट बेस मेथड की मदद से। What are the documents to be attached with approximate और preliminary estimate? जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अटैच करने होते हैं, तो सबसे पहला कि भाई डिटेल रिपोर्ट बनाना होता है। दूसरा कि साइट का प्लान एक मतलब प्रोपोज करना होता है। तीसरा, इट शुड बी क्लियरली मेंशन अबाउट द एक्विजन्स ऑफ लैंड, प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई, है ना। तो ये तीन चीज़ें जो है आपका डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होना चाहिए। दूसरा टाइप्स हमारा जो है वो है, पहला था अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट आफ्टर getting administrative approval on rough cost estimate, detail estimate are prepared। देखो सबसे पहला जो हमारा काम होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट यानी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को कैलकुलेट करना। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जैसे ही हमारा कैलकुलेट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है अप्रूवल मिल जाता है कि भाई इतना ही फंड्स में आपको काम करना है, और उसमें अप्रॉक्स एस्टिमेट में हम लोग जो प्राइसेस लेकर चलते हैं वो ज़्यादा ही लेकर चलते हैं। डिटेल एस्टिमेट में हमारा वर्किंग आउट क्वांटिटीज़ कितना लगेंगे वेरियस वर्क ऑफ के लिए, और साथ ही साथ ईच आइटम का क्या कॉस्ट होगा उसको तैयार किया जाता है हमारा डिटेल एस्टिमेट में। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में हम लोग लगभग पैसा सिर्फ कैलकुलेट करते हैं कि लगभग हमारा इतना पैसा लग सकता है इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट में जो पार्टिकुलर आइटम्स लगेंगे उसका क्या कॉस्ट आएगा वो डिटेल एस्टिमेट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
तो जो डिटेल एस्टिमेट होता है ये दो स्टेजेस में प्रिपेयर किया जाता है। टेक्निकल सैंक्शन इज गिवन ऑन डिटेल एस्टिमेट। जो टेक्निकल सैंक्शंस होते हैं वो डिटेल एस्टिमेट के बेसिस पे दिया जाता है। तो जो डिटेल एस्टिमेट होता है वो कंसिस्ट करता है रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन, डिटेल ड्राइंग शोइंग प्लान्स, डिफरेंट सेक्शंस, की और इंडाइसेस प्लान, डिजाइन डाटा, कैलकुलेशन, रेट एडॉप्टेड इन एस्टिमेट्स। तो ये इन चीज़ों को कंसिस्ट करता है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। पहला आपका हो गया टाइप मतलब स्टेज। तो इस पहले स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट वर्क को डिवाइड करते हैं वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क में, जैसे अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क, आरसीसी वर्क, प्लास्टरिंग वर्क। इस तरीके से वर्क को हम लोग जो है एक आइटम के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं। द डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ड्राइंग एंड एंटरिंग द रिस्पेक्टिव कॉलम्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मा। मतलब एक कॉलम बनाते हैं कि अर्थवर्क में क्या पैसा लगेगा, कितना में अर्थवर्क करना पड़ेगा, कंक्रीटिंग कितना लगेगा, ब्रिक वर्क कितना लगेगा, कितना प्राइस लगेगा, आरसीसी का होगा, प्लास्टरिंग का कितना पैसा लगेगा। इन सभी को जो है हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम बना के उसको एक परफॉर्म मतलब एक फॉर्मेट हम लोग तैयार करते हैं और उसमें क्वांटिटीज को और कितना उसका कॉस्ट होगा, है ना, डेप्थ वगैरह सारा चीज़ को शो करते हुए कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस क्वांटिटीज़ का इतना, अगर क्वांटिटीज़ है तो इतना हमारा कॉस्ट लग सकता है। ये परफॉर्मा देख सकते हो। इसमें सबसे पहले डिस्क्राइब किया जाता है आइटम ऑफ वर्क को। जैसे मान कर चलो कि यहाँ पे हमारा एक्सकैवेशन पहले हो रहा है जो कि अर्थ वर्क है। तो एक्सकैवेशन हमें कितना करना है, मान लो कि 5 फाउंडेशन है तो 5 4 या 5 लिख दिए। लेंथ कितना है तो भाई 2 मीटर हो गया। ब्रीथ कितना है तो वो भी 2 मीटर है। डेप्थ कितना है या तो ये मान के चलो कि 1 मीटर है। तो क्वांटिटीज क्या आएगा, मतलब 2 दूनी 4 है, मतलब 4 क्यूबिक मीटर जो है हमारा क्वांटिटीज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग नोट अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। उसी तरीके से अब मैं मान लो कि पीसीसी करना है ना, तो पीसीसी करना है या पीसीसी वर्क है। तो पीसीसी वर्क हमें कितना करना है, ऑब्वियसली 4 एक्सकेवेशन किए, 4 फाउंडेशन किए तो 4 ही हमारा होगा। इसका लेंथ के मान ले कि 1.8 मीटर हो गया, है ना, 1.5 मीटर हो गया, 0.01 मीटर हो गया। तो ये हमारे जो है यहाँ पे आ गया। तो ये जो हमारा आ गया तो ये क्या है, तो यहाँ से हम लोग मान कर चलो कि कैलकुलेट कर लिए सब। यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, वो क्यूबिक मीटर में आपका आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं और जो भी क्वांटिटी आया उसके बिहाफ पे हम लोग उसका रेट को जो है कैलकुलेटर करते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है हमारा वो होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। पहला स्टेज में हम लोग सिर्फ क्वांटिटी को निकालते हैं। दूसरा स्टेज में जो भी क्वांटिटी हमारा निकला उसका एक यूनिट का कितना प्राइस है ना, कितना यूनिट है, कितने प्राइस उसके होंगे, उसके हिसाब से उसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है इस टेबल के हिसाब से। जैसे आइटम डिस्क्रिप्शंस, क्वांटिटीज, यूनिट कितना है, क्या यूनिट रेट है और कितना टोटल अमाउंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट में। तो इस तरीके से जो है हम लोग डिटेल एस्टिमेट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगला और भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिसमें आता है एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। In order to keep a building or roads in perfect condition, annual repairs should be carried out। है ना, हमेशा साल मतलब साल में बार बार जो है आपको क्या करना होगा, रिपेयर वर्क करना होगा। In case of building, whitewashing, oiling, pointing of doors,
windows, cement plastering repairs, inside and outside, repairs of floors, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर चलते हैं अगर बिल्डिंग पर्पसेज के लिए कर रहे हैं तो। In no case this annual repair amount should increase more that 0.5 to 2% of capital cost of building। यहाँ पे more than हो गया, है ना। Amount should increase more that 0.5 to 2% of capital cost of building। In case of road, हम लोग पैचेस को फिलिंग करना, है ना, प्रॉपर मेंटेनेंस करना ताकि जो रोड है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके या रोड हमारा स्मूथ रह सके। तो इस तरीके के काम के लिए जब हम लोग साल में एक बार काम करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिपेयर करते हैं तो मेंटेनेंस करते हैं तो वो हमारा आ गया एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। मतलब साल में अगर मेंटेनेंस वगैरह हम लोग एक बार करते हैं तो कितना पैसा हमारा लग सकता है। कुछ स्पेशल रिपेयर भी होते हैं जैसे एनुअल फंड्स के अलावा भी। तो इफ वर्क कैन नॉट बी कैरिड आउट द एनुअल रिपेयर फंड्स ड्यू टू सर्टेन रीजंस रिजल्टिंग द जेन्युइन इंक्रीज इन कॉस्ट, देन स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट किया जाता है तैयार। इन केस ऑफ बिल्डिंग, opening of new doors, changes of floors, replastering walls. In case of roads, if whole surface is fully corrugated and patches, then total जो surface होता है वो आपका सेक्रीफाइड हो जाता है ना, स्कैरिफाइड हो जाता है। तो जो टोटल मेटल होता है वो आपका टेकन आउट होता है रिकंसोलिडेशंस बाय एडिंग मोर मेटल इन डन, है ना, ज़्यादा मेटल जो है यहाँ पे होता है। तो जो टॉप सरफेस होता है वो पेंटेड होता है। दूसरा कि भाई रिवाइज्ड एस्टिमेट, दूसरा हम लोग क्या करते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो अगर मान कर चलो कि जो भी हमें पैसा फंड्स दिया गया है ना, उसमें अगर हम लोग डिटेल एस्टिमेट बनाएं और फंड्स जो दिया गया है उसके 5% तक अगर हमारा, मतलब मान लो कि फंड 1 लाख दिया गया है तो उसका 5% क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 प्लस 1 लाख यानी 1,05,000 अगर हमारा आ रहा है, डिटेल एस्टिमेट कर रहे हैं तब, है ना, किसी भी कारण से, तो 1,05,000 तक ही आ रहा है या उसके अंदर आ रहा है, तब तो हमें जो एस्टिमेट हमने तैयार किया है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा उससे ज़्यादा आ जा रहा है, जितना हमें सेंक्शन किया गया है या अमाउंट दिया गया है, फंड्स दिए गए हैं, उससे 5% से ज़्यादा अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो उस कंडीशंस में हमें फ्रेश एस्टिमेट करने पड़ते हैं। मतलब फिर से तैयार किया जाता है डिटेल एस्टिमेट और कुछ चीज़ों को वहाँ पे स्किप करते हुए कि कौन सा वर्क है जिसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, तो वर्क को स्किप करते हुए उसको हम लोग करते हैं। तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होता है ऑन द लास्ट पेज ऑफ एस्टिमेट इज अटैच्ड गिविंग देयर इज द रीजंस ऑफ द इंक्रीज ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ ईच आइटम। मतलब कई बार हम लोग रीजंस भी दे देते हैं कि इस रीजन के कारण से हमारा एस्टिमेट जो है बढ़ रहा है। अगर आप चाहो तो इस रीजंस को हम मतलब कुछ आइटम्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट ये एक फ्रेश डिटेल एस्टिमेट होता है इन एडिशन टू ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर deemed necessary during the progress of work of supplement of the original work। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, है ना, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो भाई ये चीज़ हम तो ऐड ही नहीं किए, ये चीज़ भी हमें एक्स्ट्रा काम करवानी है। तो एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए जो हमने एस्टिमेट तैयार किया था उसका 5% से ज़्यादा अगर उसमें प्राइस लग रहा है तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हम लोगों को तैयार
करना पड़ता है। जो एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट होता है शुड शो द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट as well as supplementary amount for which sanction is required. For example, construction recreation room in the proposed office. जो भी proposed office था उसमें जो रूम है उसको रिक्रिएशन करना है तो उसमें हमारा सप्लीमेंट्री कॉस्ट लगता है। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपके यूज किए जाते हैं जैसे साइट प्लान। इट इज़ द प्लान जो कि ड्रॉ किया जाता है फॉर पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के लिए जिसमें हमें उसका पोजीशंस और रिस्पेक्टिव अप्रोच ऑफ रोड, मेन मार्केट्स, अदर परमानेंट फीचर्स जो कि उस पॉपुलेटेड एरिया में है उसको दिखाने के लिए किया जाता है। With every estimate of building a site plan to a scale of 1 centimeter is equal to 2 मीटर यानी 1:200 या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर यानी 1:500 इस तरीके से शो करते हैं अटैच करते हुए जिसमें साइट ऑफ प्रोपोज्ड बिल्डिंग, एडजेसेंट बाउंड्रीज ऑफ प्लॉट, नॉर्थ पॉइंट जो कि हेल्प करता है ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए, पोजीशन ऑफ रोड्स, ड्रेन, यूटिलिटी ऑफ बिल्डिंग्स ताकि जो साइट प्लान है वो हमें एक आइडिया दे सके कि किधर हमारा बिल्डिंग का यूटिलिटीज़ होगा, कहाँ पे कंफर्टेबल जोन्स होंगे और क्या वैल्यू हमारा लग सकता है उसको यहाँ पे पता चलता है। दूसरा है लेआउट प्लान फॉर बिल्डिंग्स। तो इन प्लानिंग कॉलोनीज, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, लेआउट प्लान जो कि जनरली हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इट शुड इंक्लूड ये इंक्लूड करता है एडिक्वेट roads of alignment so that every plot holders should have an easy approach to his house, water supply and drainage arrangements. North point should be shown which will give an idea of the orientation of plot. Layout plan should also show the position of hospitals, schools, market, lawns ये सारे को जो है दिखाया जाता है। तो किस में दिखाया जाता है ये? तो ये सारे इंक्लूडेड होते हैं साइट प्लान के मतलब जो हमारा लेआउट होता है ना। साइट प्लान तो हम लोग ने कर लिया, उसके बाद जो साइट प्लान के बेसिस पे जो लेआउट करते हैं, प्लान तैयार करते हैं उसमें ठीक है। इंडेक्स प्लान। इंडेक्स प्लान हमें एक आइडिया देता है कि अलाइनमेंट ऑफ रोड कौन सा फॉलो करना चाहिए ताकि वो सूटेबल हो और यूज़फुल और प्रॉफिटेबल भी हमारा होना चाहिए। मतलब प्रॉफिटेबल भी काम करेंगे ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉफिटेबल काम करें। इसके अलावा है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हम लोग हिस्ट्री, डिज़ाइन, स्कोप, रेट्स, कॉस्ट, लैंड, टाइम, who will carry out एक्सपेंडिचर, इनकम, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं ताकि एक रिपोर्ट तैयार किया जा सके और एस्टिमेट प्रिपेयर किया जा सके। कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज जो है ये डिफाइन किया जाता है एक इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को मिसलेनियस कैरेक्टर्स का विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड अप्रॉक्सीमेटली जिसको क्लासिफाई नहीं किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली अंडर एनी डिस्टिंक्ट सब हेड बट इज एडेड इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नेसेसरली जिसमें 5% ऑफ एस्टिमेट लेकर चलते हैं हमारा कंटीजेंसीज होता है जो कि एडेड किया जाता है एज कंटीजेंसीज और पीटी वर्क के लिए। वर्क चार्ज्ड एस्टिमेट। वर्क चार्ज एस्टीमेट में जब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का तो उसमें मेंबर ऑफ स्किल्ड सुपरवाइजर्स, वर्क असिस्टेंट्स, वॉचमैन्स इन सभी का मतलब कितने नंबर्स हैं उसको कंसीडर किया जाता है एज ए एम्प्लॉयड के तौर पे ऑन टेम्पररी बेसिस। तो वो हमारा वर्क चार्ज
इस्टेब्लिशमेंट होता है। जो सैलरीज होते हैं दिस पर्सन्स का वो ड्रॉन किया जाता है फ्रॉम एल एस अमाउंट जो कि अलॉटेड किया जाता है टुवर्ड्स द वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में दैट इज इस्टेब्लिशमेंट which is charged directly to work एल एस अमाउंट जो कि 1.5 टू 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है जो कि हमारा काम करवाया जा रहा है उसके टूल्स एंड प्लांट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बिग प्रोजेक्ट या वर्क मतलब ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें टूल्स एंड प्लांट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी हमारा मशीनरीज आएगा उसको जो भी परचेज करेंगे तो उसका भी पैसा जो है इंक्लूड किया जाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट में जो कि हमारा 1.5 टू 2% हमारा होता है। इफ़ द वर्क इज गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगर काम को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है इट इज़ द जॉब ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू अरेंज फॉर टूल्स एंड प्लांट्स आर रिक्वायर्ड मशीनरी। कैपिटल कॉस्ट क्या है? कैपिटल कॉस्ट यह वह टोटल कॉस्ट होता है प्रोजेक्ट का जो कि इंक्लूड किया जाता है ऑल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड फॉर बिगिनिंग टू कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब काम शुरू होने से पहले और काम जब तक खत्म नहीं हो जाता है मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कितना पैसा हमारा खर्च किया जाएगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तो वो कॉस्ट जो होता है हमारा कंप्लीट कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट कहलाता है। वो कॉस्ट क्या कहलाता है? कैपिटल कॉस्ट कहलाता है। मटेरियल स्टेटमेंट एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें टोटल क्वांटिटीज को दर्शाया जाता है वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स का जो कि रिक्वायर्ड होता है। बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग, सोलर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो विंड प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग जो है लेकर चलते हैं तो वो हमारा जो है यहाँ पे आ जाता है। तो उसमें हमारा कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो भी हमारा क्वांटिटीज़ लगने वाले हैं अलग अलग मटे जैसे मटेरियल एग्रीगेट हो गया, एग्रीकल कितना क्वांटिटी होगा, सैंड है तो सैंड का कितना क्वांटिटी होगा, तो सभी का क्वांटिटीज़ जो है हम लोग लेकर चलते हैं तो वो हमारा जो मटेरियल स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर आज के सेशन में किसी भी तरीके का कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।